Now we'll study a new thing that is called electric dipole. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, अगर हमारे पास दो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो इससे हमारे पास दो चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस है डी है। तो ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम इसी सिस्टम को बहुत डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो ना तो क्वेश्चन इज कि इस सिस्टम के बारे में ऐसा क्या खास है कि हम इसको बहुत डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। वाई सो? उसका रीजन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऐसा सिस्टम बहुत रेगुलरली पाया जाता है। जैसे अगर आप एक सिंपल सा ही एग्जांपल है NaCl, तो NaCl एक पोलराइज्ड कंपाउंड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस डेल्टा और इस पे नेगेटिव चार्ज माइनस डेल्टा। तो यू सी दिस इज एक्चुअली अ डाइपोल। ये एक्चुअली एक डाइपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और उतना ही नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस, जस्ट लाइक दिस। और भी कोई एग्जांपल ले लें आप HCl, तो इस पे प्लस डेल्टा और इस पे माइनस डेल्टा, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि H2, तो H2 कुछ इस तरीके से होता है, तो इस पे प्लस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा और इस पे -2 डेल्टा। यहां पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो किस तरीके से हम देखेंगे, यहां पे जो -2 डेल्टा चार्ज था उसको आप दो पार्ट में सोचिए, माइनस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। अब ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बना रहे हैं और ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बना रहे हैं। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल हर जगह पाया जाता है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल से रिलेटेड कुछ सिंपल टर्म्स होते हैं। तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है सेंटर से पास करती हुई दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है डाइपोल से रिलेटेड दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसको सिंबल P से डिनोट करते हैं एंड दिस इज डिफाइंड एज Q into D, where Q is magnitude of each charge and D is the distance between them. D ये distance। ये जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज डिफाइंड एक्चुअली एज ए वेक्टर। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी जो डायरेक्शन है वो D की डायरेक्शन के लॉन्ग डिफाइन की जाती है। P वेक्टर इक्वल्स टू Q into D वेक्टर। D की डायरेक्शन कैसी होगी? तो ये D है, D की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। D की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। यानी जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो भी कुछ इसी के लॉन्ग होगी, लाइक दिस। आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि ये टर्म क्यों डिफाइन किया गया है, क्या मतलब है इसका, बट यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस एज वी स्टडी डाइपोल इन मोर डिटेल। लेट्स डू दिस सिंपल एग्जांपल। यहां पे ऐसा सिस्टम दिया हुआ है -2 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज और +1 कूलम चार्ज। इस सिस्टम का हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। कैसे निकालेंगे? लेट्स सी, इट्स सिंपल एक्चुअली। ये जो सिस्टम है इसको हम थोड़ा इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे जो -2 कूलम चार्ज था उसको आप ऐसे सोचिए कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों मिलके एक डाइपोल है और ये दोनों जो बच गए वो दोनों एक अलग डाइपोल बना रहे हैं। तो नाउ वी हैव टू डाइपोल्स। ये जो डाइपोल है ये, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा और ये जो डाइपोल मोमेंट है उसका डाइपोल इधर होगा। दिस इज P1 वेक्टर एंड दिस इज P2 वेक्टर। और जो नेट डाइपोल होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। दिस विल बी नेट डाइपोल। दिस इज वेक्टर सम ऑफ दीज टू। तो ये जो है वो कितना है? P1 कितना है? दैट इज Q into D, तो दैट इज 1 into A। और ये कितना है? दिस इज ऑल्सो 1 into A। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इन दोनों का वेक्टर सम वो हमारे पास आ जाएगा 1A into √2, लाइक दिस। लेट्स डू दिस एग्जांपल। हमें इस सिस्टम का डाइपोल निकालना है। आप देख सकते हैं इसमें दो माइनस चार्ज हैं 2 कूलम के और दो पॉजिटिव। सब चार्ज का बीच का डिस्टेंस A। तो इसमें भी हम पेयरिंग करेंगे चार्जेस की, जैसे हमने यहां पे की थी। तो हमारे सोच सकते हैं कि एक डाइपोल हमारे पास इन दोनों के बीच में जिसको मैं P1 वेक्टर बोल सकता हूं और एक डाइपोल मेरा इन दोनों के बीच में है जिसको मैं P2 वेक्टर बोल सकता हूं। तो P1 वेक्टर विल बी रिटन एज, ये जो डाइपोल है दैट विल बी 2 into A और P2 वेक्टर जो है ये वाला डाइपोल P2 that will be written as charge that is 2 into distance that is 3, that is 6। तो हमें यहाँ नेट डाइपोल होगा, टोटल डाइपोल that will be P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो विल गेट 8। सो दैट इज माय आंसर। तो मेरा आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। लेट्स हैव अ लुक। यहां पे हम ऐसा कर सकते थे कि इस चार्ज का पेयरिंग हम इसके साथ करते हैं
और इसको हम बोलते हैं P1 डाइपोल, और ये जो चार्ज है इसकी पेयरिंग हम इसके साथ करते हैं और इसको हम बोलते हैं P2। हम थोड़ा अलग ढंग से पेयरिंग किए। अब P1 वेक्टर फिर से हमारे पास आता 2 इंटू ये डिस्टेंस दैट इज 2a, और P2 जो है वो हमारे पास आता 2 इंटू 2a वंस अगेन। तो फिर से जो टोटल डाइपोल मोमेंट होता वो हम लिखते हैं P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, और वो हमारे पास आ जाता इन दोनों का सम विच इज वंस अगेन 8a। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पेयरिंग करने पे भी आंसर 8a आ रहा है, और इस तरह से पेयरिंग करने पे भी 8a आंसर है। दोनों तरह से हम पेयरिंग कर सकते हैं। इसमें हालांकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए कैसा कंफ्यूजन होता है, हो सकता है आपको भी वही कंफ्यूजन हो रहा हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी जब पेयरिंग करते हैं तो इसको एक बार इसके साथ पेयर कर देते हैं और एक बार इसको इसके साथ पेयर कर देते हैं। तो इसको दो पेयर में यूज कर देते हैं, इसको एक बार इस पॉजिटिव के साथ और एक बार इस पॉजिटिव के साथ। वैसे इसका भी क्या करते हैं, इसकी पेयरिंग एक बार इसके साथ कर देते हैं P3 और एक बार इसकी पेयरिंग इसके साथ कर देते हैं ऐसे P4। मतलब इसकी इस पॉजिटिव के साथ भी पेयरिंग कर दी और इस पॉजिटिव के साथ, वैसे इस नेगेटिव भी इस पॉजिटिव के साथ भी और इस पॉजिटिव के साथ। और फिर इसका नेट डाइपोल जो होता है वो लिखते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। मतलब एक चार्ज का पेयरिंग एक ही बार होना चाहिए, वो कैसे भी हो। जैसे इस चार्ज को यहां पे इसके साथ पेयर किया गया और इसमें इसको इसके साथ किया गया, लेकिन दोनों पेयरिंग नहीं कर सकते हम। एक चार्ज जो है वो एक ही पेयरिंग में आएगा, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। तो ये गलत था। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ डिफिकल्ट वन एज वेल। यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है मेरे पास, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। उसके बीच वाले पॉइंट को हम ओरिजिन ले रहे हैं, उसकी लेंथ जो है वो L है। एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये जो रॉड है इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स हैव अ लुक, इट्स इंटरेस्टिंग। यहां पे इस रॉड में हम एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं dx, और माइनस एक्स डिस्टेंस पे एक और सिमेट्रिकल छोटा एलिमेंट ले रहे हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज हम बोल सकते हैं प्लस dq, और इस पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है होगा माइनस dq। तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया। ये दोनों मिलके, आप ध्यान दें, ये दोनों मिलके एक डाइपोल बना रहे हैं। ये जो डाइपोल है इसको हम लिखेंगे dp। dp क्यों, क्योंकि एक छोटा डाइपोल होगा ये, क्योंकि इस पे चार्ज जो है वो भी छोटा है। अब ऐसे कितने डाइपोल है हमारे पास, इनफाइनाइट। ये हमने एक पेयर लिया है यहां पे, एक पेयर प्लस dq और माइनस dq। वैसे इनफाइनाइट पेयर्स लिए जा सकते हैं इस रॉड में, हर का अपना dp डाइपोल मोमेंट होगा। इस dp को कैसे लिखा जा सकता है, तो dp कैन बी रिटन एज dq इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 2x। dq को हम लिख सकते हैं एज यूजुअल लैम्डा इंटू dx। dq इस पे चार्ज है, दैट इज लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू तो दी हुई है तो वो हम लिख देंगे 2x क्यूब। तो दिस विल कम आउट टू बी 4x टू द पावर 4 dx। तो ये dp जो है वो इस पेयर का छोटा डाइपोल मोमेंट। अगर हमें टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। और लिमिट कहां से लिखेंगे, लिमिट हमने बात की हमेशा कि वो रेंज होता है। तो अगर ये जो पेयर हमने लिया है वो बिल्कुल यहां पे लिया जाता, बिल्कुल ओरिजिन के बगल में, तो x कितना होता है 0, और यही पेयर जो है वो बिल्कुल एंड पे लिया जाए, बिल्कुल एंड पे रॉड के, तो x कितना होगा, देन x विल बी L/2। अब ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इफ वी इंटीग्रेट इट वी विल गेट आवर आंसर, दैट विल बी द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रॉड। अभी तक हमने ये देखा कि डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मतलब एक डाइपोल रखा हुआ कहीं तो उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो लेट्स सी केस नंबर 1 फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो यहां पे एक डाइपोल है, चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस d, और डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट a है। इस पॉइंट a पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यही पता करना है। तो ये जो है वो एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, लेट्स हैव अ लुक। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसको मैं लिख रहा हूं E प्लस। E प्लस का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, उसको लिखा जा रहा है E माइनस। और ध्यान दें E प्लस जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पास है और नेगेटिव चार्ज जो है वो दूर है। क्योंकि ये बड़ा है इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ गई, राइट व्हाट। अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, दैट कैन बी रिटन एज E प्लस माइनस E
माइनस, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। ई प्लस को हम कैसे लिखेंगे? ई प्लस को लिख सकते हैं हम के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, माइनस के क्यू अपॉन दिस क्वांटिटी का स्क्वायर, इसके और इसके बीच जो डिस्टेंस है, ध्यान दें ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस डी बाई टू। ई माइनस कैसे लिखेंगे? दैट विल बी के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। ये भी आप समझ ही होंगे कि यहां पे प्लस क्यों है। और एक्चुअली इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो के क्यू जो है वो तो कॉमन आ जाएगा और इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल हैव आर माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा आर प्लस डी बाई टू स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाई टू स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है बट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर होल स्क्वायर। ऊपर जो है अगर आप इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे, दोनों को एक्सपैंड करेंगे आई मीन, तो विल गेट 2rd। अब दोनों को एक्सपैंड करके देखें, बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 2rd। तो ये एक्चुअली हमारा फाइनल आंसर देखा जाए तो, बट यहां पे जनरली हम एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। हम क्या अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो डी है दैट इज मच मच स्मॉलर देन आर। जो ये डी है ये बहुत ही छोटा है। ये जो एजम्पशन है ये बहुत वैलिड एजम्पशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाइपोल्स जो हैं वो जनरली केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर ये डिस्टेंस जो होगा वो जनरली बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा और वो वाकई बहुत छोटा होगा। तो अगर हम डी को बहुत छोटा ले लें आर से, तो यहां पे ये वाला जो टर्म है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज ये जो टर्म है ये आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो नाउ विल गेट, इसको नेग्लेक्ट करने के बाद 2k क्यू आर डी अपॉन आर टू द पावर 4, दिस विल कम 2k क्यू डी डिवाइड बाई आर क्यू, ये आ जाएगा। और ये जो क्वांटिटी आप ध्यान दें क्यू इंटू डी ये क्या है, दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो दिस विल कम आउट टू बी 2kp अपॉन आर क्यू। सो दिस इज आवर रिजल्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है कि अगर हम डाइपोल के एक्सिस पे हैं और वहां पे एक पॉइंट ए है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला जाता है 2kp अपॉन आर क्यू। नाउ लेट्स सी दिस केस, केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हमारे पास फिर से वही डाइपोल है। अब ए जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है और डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम दी सेंटर, और इस ए पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो निगेटिव चार्ज है, ये जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, समथिंग लाइक दिस। इसको हम लिख सकते हैं E माइनस। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दिस। इसको हम लिख सकते हैं E पॉजिटिव। तो फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इस एंगल को आप थीटा ले लें, तो ये जो एंगल है वो भी थीटा ही होगा। अब यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट कैन बी रिटन एज E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इन क्वांटिटीज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री लगेगी। लेट्स डू दैट। यहां पे ये ट्रायंगल कंप्लीट किया जाए, यहां पर भी और कुछ यहां पर भी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। एक चीज तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये E प्लस और E माइनस, ये दोनों जो हैं E प्लस और E माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 2E प्लस कॉस थीटा। अब ये थोड़ा आसान हो गया है, इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना इजी होगा। देखो E प्लस की वैल्यू हम थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे। E प्लस ये है। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है,
दिस डिस्टेंस विल बी एक्चुअली से x, इसको हम x बोल देते हैं, और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस उतनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो जो e प्लस है दैट कैन बी रिटन एज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। और cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में आप देखें कि cos थीटा कितना है, तो cos थीटा को हम लिख पाएंगे d बाई 2 ये डिस्टेंस डिवाइड बाई x। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो विल गेट के क्यू डी अपॉन एक्स क्यू लाइक दिस। यहां से हमारे पास आ जाएगा के क्यू इंटू डी की आप ध्यान दें, दिस क्वांटिटी इज डाइपोल मोमेंट, तो इसको हमने पी लिख दिया। और ये एक्स क्यूब जो है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये एक्स है टू द पावर 3। तो देखा जाए तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी। लेकिन फिर से हम यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे। क्या अप्रोक्सीमेशन, कि d इज मच मच स्मॉलर देन r, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में भी किया था। तो जब हम ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा kp अपॉन, ये कितना आएगा आप जरा ध्यान से देखें, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो ये r हो जाएगा और ये क्यूब, r क्यूब। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये आपको याद रखना है कि इक्वेटोरियल लाइन पे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है a, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kp अपॉन r क्यूब। अब ध्यान दें थोड़ा कि ये एक्सिस वाला केस जो हमने किया था उसमें 2 kp अपॉन r क्यूब है, नोट करिए 2 को। और ये जो केस है इक्वेटोरियल लाइन वाला उसमें 2 नहीं आया है, वो है सिर्फ kp अपॉन r क्यूब। दोनों को याद रखना भी आसान है। फाइनल देखिए हम एक चार्ट बनाएंगे यहां पे फॉर्मूलों का जो हम याद रखेंगे। ये एक डाइपोल है और उसके डायरेक्शन पे आप ध्यान दें निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसके एक्सिस पे अगर एक पॉइंट ए लिया जाए तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पहले तो डायरेक्शन देखें उसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज पैरेलल टू दी डाइपोल मोमेंट। और उसका फॉर्मूला जैसा कि हमने देखा है दैट इज 2kp अपॉन r क्यूब। ये हमने प्रूव किया। वैसे अगर आप इस साइड भी देखते और प्रूव करने की कोशिश करते तो वही रिजल्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट और उसकी वैल्यू 2kp अपॉन r क्यूब। अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट ले लें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हमने देखा है उसकी डायरेक्शन आएगी अपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट और उसकी वैल्यू kp अपॉन r क्यूब। 2 मिसिंग हुआ है यहाँ पे, ये हमने प्रूव किया है। वैसे अगर हम नीचे ही प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पीछे ही आएगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और उसकी वैल्यू 1 अपॉन kp अपॉन r क्यूब। तो ये पूरी चीजें जो है वो हमें याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन, इसमें ऐसे 3 चार्जेस हैं, ये एंगल 90 है, ये डिस्टेंस a है। इस सिस्टम से r डिस्टेंस पे a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये दिया है कि r इज मच मच ग्रेटर देन a। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? तो कॉन्सेप्चुअली जो बेसिक तरीका है वो निकालने का ये होगा कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में। इन तीनों का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो विल गेट आवर आंसर। बट होपफुली यू कैन इमेजिन कि दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको डाइपोल कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो देखो हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो 4 कूलम का चार्ज है उसको आप 2 चार्ज में डिवाइड करके सोचो, +2 कूलम और +2 कूलम। ये जो +2 कूलम है वो इसके साथ एक डाइपोल बना रहा है ऐसे P1 और ये जो +2 कूलम है वो इसके साथ डाइपोल बना रहा है ऐसे P2। क्लियरली P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दैट विल बी 2 into A। अब ये दोनों जो डाइपोल हैं उनके कारण नेट डाइपोल जो है वो इधर की तरफ आएगा, नेट डाइपोल, और ये जो नेट डाइपोल है इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो ये कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? दिस नेट डाइपोल विल बी इन मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ 2A, क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से या वेक्टर एडिशन से निकालेंगे तो ये जो है P1 और P2 का √2 टाइम्स आ जाएगा। और हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस नेट डाइपोल के कारण है, इस सिस्टम का नेट डाइपोल ये ऑरेंज डाइपोल है। हम ये सोच सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस नेट डाइपोल के कारण होगा। नाउ दैट इज सिंपल, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये जो पॉइंट है वो इस डाइपोल के लिए उसके एक्सिस पे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा
के पी अपॉन आर क्यू, और पी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, व्हाट इज पी, पी इज बेसिकली पी नेट है, तो पी नेट इज √2 a, so this will be 4√2 ka upon rq, so that is my answer. Let's see this very good question. ये x एक्सिस है और ये जो है वो y एक्सिस है, एक डाइपोल रखा हुआ है लाइक दिस एट एन एंगल ऑफ 45, उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है p0, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो व्हाट टू डू, लेट्स सी. सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहां पे ये बोला जा रहा है कि एक डाइपोल रखा हुआ है और आपको सिर्फ एक एरो बना के दिया हुआ है. एक अगर डाइपोल है तो कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, कहां है वो. तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि वो डाइपोल की बात की जा रही होगी लेकिन सिर्फ एक एरो बना दिया गया होगा, तो उससे आपको समझना होगा कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर की तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो आपको खुद समझना होगा कि एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे एंड पे पॉजिटिव, अगर एरो दिया हुआ ऐसे. तो नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, इस डाइपोल के कारण मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, क्या करें हम. देखिए अगर ये जो डाइपोल है वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा होता तो ये जो पॉइंट है वो एक्सिस का पॉइंट बन जाता और हम एक्सिस का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन वैसा नहीं हुआ यहां पे. अगर ये डाइपोल वर्टिकल लाइन के लॉन्ग रखा होता, वर्टिकल लाइन के लॉन्ग, तो फिर ये पॉइंट ए इक्वेटोरियल लाइन पे आता, फिर हम इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, बट वो भी यहां पे नहीं खेल सकते. तो यहां पे हम क्या करें, यहां पे हम क्या करेंगे कि जो डाइपोल है वो तो वेक्टर होता है, तो इस डाइपोल का हम कंपोनेंट लेंगे. तो एक हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें और एक हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लें लाइक दिस. ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कितना होगा, इसको मैं पी हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं, एंड दैट विल बी पी नॉट कॉस ऑफ 45, तो ये आ जाएगा पी नॉट बाई √2. वैसे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको मैं लिखता हूं पी वर्टिकल, एंड दैट विल आल्सो बी पी नॉट कॉस 45, so that will clearly be equals to p नॉट बाई √2, ऐसा कुछ आएगा. अब ध्यान से देखें आप, यहाँ पे ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है वो इस हॉरिजॉन्टल डाइपोल के कारण होगी प्लस इस वर्टिकल डाइपोल के कारण होगी. इस हॉरिजॉन्टल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगी, तो इस हॉरिजॉन्टल डाइपोल के लिए ये जो है वो एक्सिस का पॉइंट है, एक्सिस का पॉइंट. ध्यान से देखें, तो जैसा कि हमने एक चार्ट में बनाया था, अपने एक टेबल में बनाया था कि इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके कारण डाइपोल के लॉन्ग ही होगी, डाइपोल के लॉन्ग ही होगी, और उसकी वैल्यू होगी के पी हॉरिजॉन्टल अपॉन आर क्यू, सॉरी 2 के पी हॉरिजॉन्टल अपॉन आर क्यू. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 2 के पी बाई √2 अपॉन आर क्यू लाइक दिस. अब ये जो वर्टिकल वाला डाइपोल है उसके लिए ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन वाला पॉइंट है, तो इसके कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी लाइक दिस. हमने देखा था कि इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. डाइपोल ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, और वो होगा कितना, के पी वर्टिकल अपॉन आर क्यू. तो यहां पे हम पी वर्टिकल की वैल्यू पुट करें तो विल गेट के पी अपॉन √2 डिवाइड बाई आर क्यू. तो ये हॉरिजॉन्टल वाले डाइपोल के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और वर्टिकल वाले डाइपोल के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. अब यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्लियरली इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इन दोनों का वेक्टर सम है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पी बाई √2 आर क्यू का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस के पी बाई √2 डिवाइड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर. मतलब इन दोनों का बेसिकली वेक्टर सम करना है, आपको पता ही है कैसे करना है, वो इस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आप सोचें कि एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है और हमें इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल के कारण. ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर और ये जो एंगल है वो थीटा है. तो देखिए एक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे जो फील्ड होती है वो निकाल के हम याद कर चुके हैं, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होती है वो भी निकाल के याद कर चुके हैं. तो हम देख रहे हैं कि कोई जनरल पॉइंट है, मैंने कोई जनरल पॉइंट जैसे कि ए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं. तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कुछ ऐसा है, ये जो डाइपोल है मेन उसके हम 2 कंपोनेंट कर रहे हैं, ये ऑरेंज कंपोनेंट और ये ब्लू कंपोनेंट. अब देखें इस व्हाइट डाइपोल के जो ओरिजिनल डाइपोल है उसके 2 कंपोनेंट कर रहे हैं. ऑरेंज वाला जो कंपोनेंट है दैट इज अलोंग ए को पॉइंट कर रहे हैं,
और ये जो ब्लू वाला डाइपोल है वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस डाइपोल को हम बोल सकते हैं P cos थीटा, एज दिस एंगल इज थीटा, और ये जो ओरिजिनल डाइपोल है वो P था, तो कॉम्पोनेंट करने पे इसको P cos थीटा लिख सकते हैं। अब समझ रहे होंगे कि इसको हम P sin थीटा लिख सकते हैं, इफ दिस इज P। अब आप देखें कि अगर मुझे इस व्हाइट डाइपोल के कारण यहां फील्ड निकालनी है, तो मैं इस ऑरेंज वाले के कारण यहां निकाल सकता हूं, क्योंकि ऑरेंज वाले के लिए ये जो पॉइंट है वो एक्सिस पे है। ब्लू वाले के कारण भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ब्लू वाले के लिए ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन पे, सही है। अब देखें ये जो ऑरेंज वाला डाइपोल है उसी का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, सही है, और उसका फॉर्मूला 2kp अपॉन r क्यूब। तो P की जगह मैंने P cos थीटा लिखा है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है। वैसे इसके कारण भी A पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होगी डाइपोल की, उसका फॉर्मूला kp अपॉन r क्यूब। तो P की जगह हमने P sin थीटा लिखा है। अब समझ रहे बात। अब यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो क्लियरली इन दोनों का वेक्टर सम होगी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हमने येलो में बनाई, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2, तो कुछ इस तरीके से। तो हम वैल्यूज पुट करके हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये भी आप याद रखें, या तुरंत आपको ड्राइव करने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम जनरल पॉइंट ले रहे हैं तो हम सोच सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये कॉम्पोनेंट होगा जो कि इस फॉर्म से दिया जाएगा, और एक ये कॉम्पोनेंट होगा जो इस फॉर्म से दिया जाएगा। लेट्स डू दिस गुड एग्जांपल। यहां पे क्या है कि एक डाइपोल है और एक पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बताना है हमें, एंगल थीटा बताना है कि कितना होगा एंगल थीटा। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये कन्विंस करना चाहता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो सकती है। कुछ लोग को इस बात की फील ही नहीं आती कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कैसे हो सकती है, तो वो हो सकता है। वो आपको दो तरीके से कन्विंस करूंगा। पहला तरीका कुछ ऐसा है, अब देखें डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है, ये हमने पहले देखा है। तो अब देखो ये जो फील्ड लाइन है यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो वर्टिकली ऊपर आएगा, तो यहां पे टेंजेंट ऊपर आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी ऊपर है। वैसे अगर यहां पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकली ऊपर आएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। तो इस डायरेक्शन से इज वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है। देखो आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं, अभी भी कुछ देर पहले हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट इधर था जिसको हमने E1 बोला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट जो था वो इधर था जिसको हमने E2 बोला था, सही है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इसका और इसका वेक्टर सम था ना। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है, इन दोनों का वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो ही सकता है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी वेक्टर आता है तो आप समझ लोगे कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट इधर है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो तो ऊपर आ ही सकता है ना। तो इसलिए इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। आई होप आप समझ लोगे। नाउ वील कैलकुलेट दिस एंगल थीटा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए इट्स वेरी सिंपल, कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब यह है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं, अब देखें ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो होगा E1 cos थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा इधर ये एंगल थीटा है, तो आप कैलकुलेट करके देखना ये थीटा आएगा, तो उससे ये E2 cos थीटा आ जाएगा, सॉरी ये E2 sin थीटा आएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ये, इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ये। तो अगर इन दोनों का वेक्टर सम ऊपर की तरफ है मतलब ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आएगी E1 cos थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। E1 की वैल्यू, यहां E1 की वैल्यू हमने कुछ देर पहले निकाली है, वो होगी 2kp cos थीटा बाई r क्यूब। E2 की वैल्यू भी हमने अभी कुछ देर पहले ही निकाली है, वो हमारे पास आ जाएगी kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, ऐसा कुछ, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। आप ध्यान से देखें r क्यूब और r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, k और p भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हमारे पास आ जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा 2, तो क्लियरली थीटा इज tan इनवर्स ऑफ √2 एंड दिस इज आवर आंसर।
मतलब ये जो थीटा है वो tan इनवर्स √2 आ गया। तो क्वेश्चन इज सॉल्व। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। देखो अभी तक आप इस चैप्टर में समझ होंगे ये बात कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑब्वियसली अब बारी है पोटेंशियल देखने की। तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है P, हमें ये 3 पॉइंट्स दिए। ये जो पॉइंट है वो एक्सिस पे है, ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे A और C है एक जनरल पॉइंट। ठीक है, इन तीनों पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है कि कितना है। इसकी डिस्टेंस R है सेंटर से, इसकी भी R है सेंटर से एट एन एंगल थीटा, और इसकी डिस्टेंस भी R। और इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एट A निकालते हैं, A, क्योंकि ये निकालना सबसे आसान भी है। तो पोटेंशियल एट A का फिजिकल मीनिंग क्या है? मैंने आपको बताया कि फिजिकल मीनिंग सोचना चाहिए, उससे कभी गलती नहीं होती। तो पोटेंशियल एट A का मतलब है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। इंफिनिटी से A तक 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही A का पोटेंशियल कहलाएगा। सही है। सो आप देखें कि इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है, ये तो हमने कुछ देर पहले ही देखा है। सही। तो जब आप 1 कूलम चार्ज को इस लाइन के लॉन्ग लाओगे, इस लाइन के लॉन्ग लाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो जब आप ला रहे होगे तो कितना वर्क कर रहे होगे? 0, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। सो दिस क्वांटिटी विल बी 0। तो वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लें, आई मीन इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट लें, तो उससे पोटेंशियल क्या होगा? 0। पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज 0। सही है। अब बी की बात करते हैं, पोटेंशियल एट बी। तो उसका मतलब यही है कि वर्क डन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। मतलब इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज हम लेके आ रहे हैं बी तक, इंफिनिटी से बी तक 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा। क्या इस केस में वर्क 0 करना पड़ेगा? जरा सोचिए आप। देखिए अगर हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इधर होगी, इधर की तरफ। सही है। जब 1 कूलम का चार्ज इधर लेके आ रहे हो इस रास्ते से, तो आपको तो वर्क करना पड़ेगा, उसको खींच के लाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो इस केस में तो भाई वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे वो? तो आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एट बी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फॉर्मूला हमने देखा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस रास्ते में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला है 2kp अपॉन आर क्यूब। ऐसा आ जाएगा हमारे पास कुछ। और लिमिट कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर तक। ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, kp अपॉन आर स्क्वायर। तो कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, तो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है। ये एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। नाउ हमारे पास लास्ट केस बचता है, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट सी, जो कि एक जनरल पॉइंट है। तो देखो सी पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो आप सोचो कि इधर इंफिनिटी से 1 कूलम का चार्ज हम सी तक लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से सी तक 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो जब हम इस रास्ते से लेके आ रहे हैं तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट इधर मिलेगा, जैसा हमने कुछ देर पहले देखा है E1, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट रास्ते में ऐसा मिलेगा E2। कुछ देर पहले हमने ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है एक जनरल पॉइंट। तो जब इधर से 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हैं तो आप ध्यान दें, क्या इसके कारण वर्क करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप इसको ऐसे खींच के ला रहे हो चार्ज को, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या इसके कारण वर्क करना पड़ेगा? नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जब चार्ज को ऐसे लेके आओगे इस डायरेक्शन, तो E2 के कारण कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, E1 के कारण करना पड़ेगा। सही है। तो अब पोटेंशियल एट सी आप निकाल सकते हो माइनस इंटीग्रल E1 वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और ये जो E1 है वो लिख लेंगे हम 2kp cos थीटा अपॉन r। सही है। जैसा कि हमने ये कुछ देर पहले निकाला था, लिमिट विल बी फ्रॉम इंफिनिटी टू r। इसको जब आप निकालेंगे तो यू विल गेट kp r स्क्वायर इंटू cos थीटा, इतना जाए। तो ये भी रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। तो फाइनली आप देखें, ये जो है ए पे पोटेंशियल 0 आ गया, बी पे जो एक्सिस पे था उससे पोटेंशियल इतना, सी जो एक जनरल पॉइंट था उससे पोटेंशियल इतना। और देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ cos थीटा। तो याद रखना भी आसान है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस हेडिंग के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होता है। देखें,
सबसे पहले बहुत सिंपल सी चीज की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1, फोर्स। तो आप सपोज करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ग्रे, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो आप मुझे ये बताएं कि इस डाइपोल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा और किधर की तरफ, बताएं आप। तो आप देखें ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इधर की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, दैट विल बी E इंटू क्यू। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट विल आल्सो बी E इंटू क्यू। सही है। तो इस डाइपोल पे टोटल नेट फोर्स कितना लगा, आप देखिए इस पे जितना इधर फोर्स लग रहा है इस पे उतना इधर फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इज क्लियरली 0। तो नेट फोर्स इज 0। सो दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है। सिंपल सा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क तो हम समझते ही हैं, फोर्स से रिलेटेड होता है। टॉर्क का क्या मतलब है? क्रूड वे में हम टॉर्क को बोल सकते हैं कि फोर्स की वो टेंडेंसी है टॉर्क, जिससे फोर्स किसी चीज को रोटेट करवाता है। ठीक है, जैसे आप देखें इस केस में ये दो फोर्स जो हैं, क्या इनके कारण ये डाइपोल रोटेट करेगा? सोचिए आप, ध्यान दें, ये जो फोर्स है वो इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो क्या होगा अगर आप सोचें तो ये दोनों फोर्स मिलके इस डाइपोल को ऐसे रोटेट कराएंगे, आपको ऐसे फील आएगी, ये इसको इधर ले जा रहा है और ये फोर्स को इधर ले जाएगा, ये दोनों मिलके इसको इस पॉइंट के बाद ऐसे रोटेट कराएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों फोर्स इसको रोटेट करवा रहे हैं, मतलब टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। टॉर्क 0 होता अगर ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को रोटेट नहीं करवाते। तो अब ध्यान दें, फोर्स जो है फोर्स वो इस डाइपोल पे 0 आया, बट जो टॉर्क है वो 0 नहीं। तो हम क्या करेंगे कि टॉर्क 0 नहीं है तो क्या है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली, वो हम निकालेंगे। तो इस टॉर्क की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? देखो, इस फोर्स का टॉर्क होगा और इस फोर्स का भी टॉर्क होगा, दोनों का टॉर्क निकाल के हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसका टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क कैसे निकालते हैं शायद आपको याद हो, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, फिर यही फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे। तो दिस प्लस दिस, मतलब ये जो है इसके लिए लगाया जा रहा है और ये जो है वो इसके लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए टॉर्क कैसे निकलेगा? देखिए फोर्स की वैल्यू तो E इंटू क्यू हो गई। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कुछ लोग को डाउट रहता है इसमें हमेशा। अब देखें ये पॉइंट जो है इसके बाद हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है ये डिस्टेंस, ये जो फोर्स है उसके और इस पॉइंट के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर। तो ये कैसे निकलेगी? अब देखें, इस एंगल को आप थीटा ले लें और ये जो डिस्टेंस है ये तो d/2 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? क्लियरली दिस विल बी d/2 साइन थीटा। तो यहां पे हम लिख देंगे d/2 साइन थीटा। सही है। अब ये वाला टर्म जो है इसके लिए फिर से फोर्स की वैल्यू आप देखिए E इंटू क्यू ही है। अब यहां पे आर परपेंडिकुलर क्या होगा? बिल्कुल उसी की तरह होगा, दिस इज आर परपेंडिकुलर। अब थोड़ा ध्यान देंगे और इसको निकालेंगे, तो ये भी जो है d/2 साइन थीटा के बराबर आ जाता है। तो वही मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो जो टोटल टॉर्क है यू कैन सी दैट विल बी EQD साइन थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये टर्म क्या है? ये टर्म क्या है? दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट इंटू E इंटू साइन थीटा। तो ये टॉर्क आ गया हमारे पास। सही है। तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को ऐसे भी लिखा जाता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सही है। अब देखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू कैन रिमेंबर, जो आप याद रखें। तो ये उसका डेरिवेशन था। फिजिक्स में जनरली डेरिवेशंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिजल्ट इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू लर्न दिस। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं यहां पे, जिससे हमें टॉर्क की और फील जनरेट होगी। तो कुछ बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इस डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा ये निकालना है। देखिए अगर हम फॉर्मूले से टॉर्क निकालें तो टॉर्क आएगा, टॉर्क वेक्टर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सही है। तो यहां से हमारे पास आएगा PE साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? अब देखिए P वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है? 0। तो साइन 0 0 आ जाएगा, मतलब टॉर्क विल ऑल्सो बी 0। 0 टॉर्क आ गया यहाँ पे। अब देखिए बिल्कुल लॉजिकल है, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इधर लग रहा होगा,
ठीक है, ई इंटू क्यू। इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स इधर लगा हुआ ई इंटू क्यू। आप देखें क्या ये दो फोर्स इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये दोनों फोर्स जो है ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो ये दोनों फोर्स मिलके इस डाइपोल को इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इलोंगेट। तो घुमाने की कोशिश तो कर ही नहीं रहे, इसलिए टॉर्क तो क्या आना चाहिए था? जीरो। वही आया अभी। वैसे इस केस में भी आप देखें, इस केस में आप टॉर्क निकालेंगे तो दैट विल बी पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यहां पे हम इसको लिखेंगे पी ई साइन ऑफ एंगल कितना लिखेंगे? अब देखिए पी इधर है और ई उल्टे डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री है, तो यहां पे साइन 180 डिग्री रखेंगे और ये भी क्लियरली कितना आ जाएगा? जीरो। तो इस केस में टॉर्क जीरो है। क्या ये लॉजिकल है? अब देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों फोर्स जो है रोटेट कराने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को ध्यान से देखें कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एनीवे, कंप्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है, रोटेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप देखें टॉर्क जीरो है। सिंपल सा बात है। ये केस देखें, इसमें अगर हमें टॉर्क निकालना हो तो आई राइट टॉर्क वेक्टर विल बी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यहां से हमें पास आएगा टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन ऑफ एंगल कितना लिखेंगे? देखिए पी ऊपर है, ई इधर है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो यहां लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? साइन 90 तो 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास P इंटू ई, पी इंटू ई। तो ये टॉर्क की वैल्यू होगी। तो इसमें टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है, लॉजिकल है। आप देखें इस पे फोर्स इधर लग रहा हुआ ई इंटू क्यू और इसे फोर्स इधर लग रहा हुआ ई इंटू क्यू। अब अगर आप समझ रहे हैं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये फोर्स इसको इधर ले जा रहा है और ये इसको इधर ले जा रहा है, इफेक्टिवली दोनों मिलकर इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो टॉर्क इसलिए जीरो नहीं आया। अब ये केस देखते हैं। एक्चुअली में दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें एक ये रॉड रखा था, आप देखें इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव, और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है, लैम्डा दिया हुआ है 2x3। ऐसा रॉड कभी आपने पहले देखा है क्या? देखा है। कुछ देर पहले हमने ऐसे रॉड का डाइपोल मोमेंट P निकाला था, डाइपोल मोमेंट P निकाला था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब काम ये करना है कि इस पे, इस रॉड पे कितना टॉर्क लग रहा है ये बताना है। तो क्या करेंगे? पहले तो आप कन्विंस हो कि इस पे टॉर्क लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अब देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे तो इधर फोर्स लगेगा, इन पॉजिटिव चार्ज पे कुछ भी फोर्स लगेगा, वो हम देखेंगे कितना लगता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है उन पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों फोर्स मिलकर इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। ये सारे फोर्स इधर खींच रहे हैं रॉड के ऊपर पार्ट को, ये सारे फोर्स रॉड के नीचे पार्ट को इधर खींच रहे हैं। इफेक्टिवली ये दोनों मिलकर रॉड को ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात? तो यहां पे टॉर्क होगा। तो ये टॉर्क निकालें कैसे? ये टॉर्क निकालना डिफिकल्ट है। आप सिंपल सा ये काम कर सकते हैं कि इस पे टॉर्क के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब देखें ई जो है, ई वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो गिवन होगा आपको, और पी जो है वो इसका डाइपोल मोमेंट है। और ये डाइपोल मोमेंट तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, या फिर हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है क्योंकि हमने पहले किया था। तो वो पी यहां पे रख देंगे और क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो बस ये फॉर्मूला ही लगाना है हमें और उसके लिए डाइपोल कैलकुलेट कर लेना है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्मूला है टॉर्क का वो सिर्फ सिंपल वाले डाइपोल के लिए ही नहीं बल्कि इस कॉम्प्लिकेटेड डाइपोल के लिए भी लगाया जा सकता है। जैसे इसमें अगर हम लगाएंगे तो टॉर्क आएगा पी ई साइन थीटा। तो पी जो है वो हमने निकाला था तो वो आप निकाल के रख लेंगे, ई दिया होगा, और थीटा जो है वो कितना रखेंगे। तो अब देखें इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ये भी हमने निकाला था। तो पी ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया P इंटू ई, आ जाएगा ना। अब तो P जो है वो तो हमने पहले ही निकाला था, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेट्स सी पॉइंट 3, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा वेग पॉइंट है। तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है उसमें। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे इधर की तरफ E इंटू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है और इस पे इधर सेम फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, अब देखिए उस डाइपोल को इधर घुमाने की कोशिश कर रही है इस तरीके से। अब एक आदमी है यहां पे,
वही आदमी जो चार्ज को इधर से उधर ले जाता था स्लोली, याद कर रहे हैं आप उस आदमी को, वही आदमी यहां पे वापस आता है। वो आदमी क्या कर रहा है कि इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इस पे इधर फोर्स लगा रहा है आदमी, और इस पे इधर, जिसके कारण वो इसको इधर घुमाना चाह रहा है, इधर उल्टे डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड येलो डायरेक्शन के लिए घुमाना चाह रही थी और आदमी उसके उल्टे डायरेक्शन घुमाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। तो हमें ये डिस्कस करना है कि वर्क डन बाय मैन जो होगा इस केस में, वो उसका क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सोचिए आप। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड येलो डायरेक्शन के लॉन्ग ऐसे घुमाना चाह रही है, लेकिन आदमी उसको उल्टे डायरेक्शन के लॉन्ग घुमा रहा है, उल्टे डायरेक्शन के लॉन्ग घुमा रहा है। तो आदमी को तो खींच के घुमाना पड़ेगा ना, ठीक है, खींच के इधर ले जाना पड़ेगा। तो उस केस में आदमी का वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सही है। अब वैसी सिचुएशन फिर से देखें, फिर से डायपोल पे इधर और इधर जो फोर्स लग रहा है वो इसको येलो डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो हमारा आदमी है वो जो है वो भी इसको इसी डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। आदमी भी इसी डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, ध्यान दें, लेकिन स्लोली। आदमी चाहता है कि धीरे धीरे इधर घूमे। तब आदमी क्या करेगा, आदमी का वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हमें सोचना है। अब देखें, इस केस में तो ऐसा है कि आदमी कुछ नहीं करे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इसी डायरेक्शन में घुमा देगी, ठीक है। लेकिन तो क्या होगा उस टाइम पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण ये घूमेगा और फास्टली घूमेगा, लेकिन आदमी चाहता है कि स्लोली घूमे। आदमी को इसे रोकते हुए इसको घुमाना पड़ेगा। आदमी इस पे जो है इस तरीके से फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में। तो आदमी इसको रोक रोक के ऐसे दोनों साइड से रोकते रोकते इधर घुमाएगा। तो क्योंकि आदमी रोकते रोकते से घुमा रहा है, इसलिए आदमी का वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव। सही है। अब क्या है कि ऐसी सिचुएशंस में हम डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। पी इज क्लियरली डायपोल मोमेंट एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको स्केलर फॉर्म में हम माइनस पी ई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इस पोटेंशियल मीनिंग एनर्जी का फिजिकल मीनिंग हम समझेंगे। जैसे ये वाला जो केस था, इसमें जब आदमी डायपोल को घुमा देगा, देखिए इसको इधर और इसको इधर, तो फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, जब 90 डिग्री से घुमा देगा तब। इस केस में जब आदमी डायपोल को घुमा रहा होगा तो जब 90 डिग्री से घुमा देगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखें, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, इन दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल की, पोटेंशियल एनर्जी, वो अगर हम निकालें माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर से, जो अभी हमने देखा, तो कितना होगा। देखिए, डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, डायपोल मोमेंट इज डेफिनेटली इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है। तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ध्यान दें, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उनका, जीरो। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में अभी पोटेंशियल एनर्जी हम बोलेंगे जीरो है डायपोल की। इस सिचुएशन में देखिए आप, इस सिचुएशन में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, दैट विल अगेन बी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। अब पी वेक्टर जो है वो इधर की तरफ है, दिस इज पी वेक्टर, और ई वेक्टर जो है वो इधर की तरफ है। तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट वो निगेटिव होगा, निगेटिव। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, पी इंटू ई, क्योंकि एक और निगेटिव ऑलरेडी है ना यहाँ पे, मतलब पी और ई दोनों का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव होगा बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल। तो डॉट प्रोडक्ट निगेटिव होगा, तो क्योंकि यहाँ पे एक और निगेटिव साइन है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव पी आ जाएगा। इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो शायद आप समझ रहे होंगे, तो इसमें पी वेक्टर ऐसे और ई वेक्टर भी ऐसे और दोनों पैरेलल है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, और यहां पे एक निगेटिव है तो फाइनली वी हैव माइनस पी इंटू ई, ऐसा आ जाएगा। तो आप देखें इस सिचुएशन में ध्यान दें, पोटेंशियल जो जीरो थी और फिर वो बढ़ के पी हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है इस केस में। क्यों बढ़ी है, क्योंकि आदमी ने पॉजिटिव वर्क किया था, पॉजिटिव। तो आदमी ने पॉजिटिव वर्क किया तो उसकी एनर्जी कम हुई, उसकी एनर्जी जब कम हुई तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और इस केस में आप देखें, इस केस में पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और अब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो गई है, निगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों हुई है, क्योंकि आदमी ने निगेटिव वर्क किया है, निगेटिव। तो आई थिंक आपको अब इस पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा फिजिकल फील आ रहा होगा। लेट्स डू दिस सिंपल एग्जांपल जिससे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा और समझ में आएगी आपको।
यहां पे ये एक इनफाइनाइट शीट है, रॉड नहीं है, ध्यान दे, शीट है, उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे। अब आदमी ने क्या किया, उस डाइपोल को रोटेट करके ऐसे कर दिया, ध्यान दे आप, यहां पॉजिटिव चार्ज था, उसने इस डाइपोल को रोटेट किया जिससे ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ये एक्टिविटी हुई। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन बाय मैन इन रोटेटिंग डाइपोल। इस डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में आदमी को जो वर्क करना पड़ा होगा वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम, देखते हैं। तो ये जो शीट है उसके कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऐसे, जो कि बहुत क्लियर है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्वियसली होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये डाइपोल की इनिशियल सिचुएशन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकालते हैं। सो दैट विल बी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सो दैट विल बी माइनस पी ई कॉस थीटा। सो यहां पे आप देखें जो डाइपोल है वो इधर की तरफ है और ई तो इधर है ही, सो पी और ई दोनों पैरेलल है, तो मतलब ये थीटा क्या हो गया, 0। तो यहां पे मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा, एनर्जी आ गई माइनस पी इंटू ई, ये तो 1 हो गया ना, कॉस थीटा। फाइनली ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी हम माइनस पी ई कॉस थीटा इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये थीटा कितना होगा, अब देखिए इसमें अब पी वेक्टर इधर की तरफ होगा और ई वेक्टर तो इधर है ही, तो अब पी और ई जो है वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। थीटा इज एक्चुअली 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 आएगा तो यह देगा पी इंटू ई, सही है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई प्लस में, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बड़ी है, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है। कैसे बड़ी वो, तो आदमी ने कुछ वर्क किया है जिससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो वी कैन एक्चुअली राइट वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2PE, ये आंसर होगा हमारा। और P जो है P उसको हम चाहें तो एक्चुअली Q इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि Q और D तो हमें दिए हुए थे, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्या है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमेशा ही थोड़ा वेग होता है, तो जैसे टाइम बीतता है आप इसमें मोर प्रॉब्लम्स करते हो, आपको और समझ में आती है बात। फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान दें। सो देखें इसमें क्या सिचुएशन है हमारे पास। ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें, इसमें एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 5 कूलम का, उसी दूरी पे एक डाइपोल है जिसके पैरामीटर्स आप देख सकते हो। इस डाइपोल के सेंटर और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r 10 मीटर, ठीक है। तो क्या ये डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है? बिल्कुल रखा हुआ है। ये जो चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी वो हमें पता है, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये डाइपोल उस फील्ड में रखा हुआ है। तो दिस इज डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप ये सोचें कि इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन डाइपोल, सही है। तो आप देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा इस तरीके से, F पॉजिटिव फोर्स लगा के, इस फोर्स को मैं F प्लस बोल रहा हूं। इस नेगेटिव चार्ज को ये जो होगा वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस फोर्स को मैं F माइनस बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स डाइपोल पे, उसको हम लिख सकते हैं F प्लस माइनस F माइनस, सही है। अब देखें ये जो फोर्स होगा वो बड़ा होगा और ये छोटा होगा, और बड़ी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो चार्ज है वो पास में है, तो इस पर रिपल्शन ज्यादा रिपल्शन लगेगा, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू लिखते हैं। ये जो है दिस विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ऐसा काम पहले भी कर चुके। माइनस F माइनस ये फोर्स कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब इसका इससे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस वो कितना है, ध्यान दें आप, पहले भी हम कर चुके, दैट इज R प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो आप देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लंबा है, लेकिन आप कर पाएंगे कि Q को मैंने कॉमन ले लिया, तो आई विल लेफ्ट विद 1 अपॉन R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस
d/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको थोड़ा हम मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो विल गेट, ये देखें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट r स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर ठीक है, मैथ्स लगा रहे हैं यहां पे। और जब सॉल्व करके ऊपर लिखेंगे तो यू विल गेट 2rd। आप सॉल्व करके देखें, यू विल गेट दिस। अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये d जो है आप देखें बहुत छोटा है, 1 मिलीमीटर, और ये जो r है वो बहुत बड़ा है, 10 मीटर। तो r स्क्वायर के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल होगा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा KQ इंटू 2d/r3, मतलब कुछ इस तरीके से 2KQD/r3। तो ये हमारा r3, तो ये हमारा आंसर हो गया यहां पे। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। सही है। इनफैक्ट इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2KQ, और ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है, तो यहां P लिख सकते हैं /r3। सो दिस इज एक्चुअली अ बेटर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। हमने यहां आंसर तो निकाल लिया है, बट ये जो मेथड है ये बड़ा टीडियस मेथड है, देख सकते हैं आप ऐसा। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा आसान मेथड है, वही देखना एक्चुअली हमारा एम है। तो लेट्स सी दैट। सो आप देखो ये जो नेट फोर्स है डाइपोल पे, उसको तो ऐसे लिखेंगे ही हम, उसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब इस और इस फोर्स का सब्ट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख रहा हूं, E प्लस इंटू क्यू, और इस फोर्स को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख रहा हूं। ये जो E प्लस है वो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो E माइनस है वो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको मैं लिख सकता हूं E प्लस माइनस E माइनस क्यू, कॉमन ले लिया मैंने। अब जरा देखें, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सब्ट्रैक्शन है यहां पे। मैं बोल रहा हूं कि ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अलग नहीं है। देखें ये जो है वो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E माइनस यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये दोनों पॉइंट बहुत पास हैं, बहुत पास हैं, क्योंकि D तो छोटा है ना। तो ये दोनों पॉइंट अगर बहुत पास हैं तो इन दोनों पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अलग नहीं होगी। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अलग नहीं है तो इनका सब्ट्रैक्शन बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं DE, ऐसे कुछ इस तरीके से। अब देखें आप, अब मैं इसमें एक और काम करने वाला हूं। ये जो डाइपोल है उसके चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये, उसको मैं dr बोल रहा हूं, बेसिकली इस D को ही, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है तो इसको dr बोल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आप dr से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो क्वांटिटी है इसको तो आप अलग लिख लो d/dr, और ये जो क्वांटिटी है, अब ध्यान दें ये क्या है, q इंटू dr मतलब ये लेंथ। तो ये जो क्वांटिटी है वो डाइपोल मोमेंट है, एक्चुअली डाइपोल मोमेंट। तो आप देखे हैं फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन या इस फॉर्मूले के हेल्प से इस डाइपोल पे नेट फोर्स निकाल सकते हैं हम। कैसे देखें? इससे निकालने के लिए E की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? E की वैल्यू क्या लिखेंगे? इसके कारण E की वैल्यू क्या होगी यहां पे? दैट विल बी KQ/r²। ठीक है, तो E की वैल्यू हमने यहां पे रख दी। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट -2KQP डिवाइड बाई R3। ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये हमारा आंसर है। अगर आपको याद हो तो पहले भी यही आया था, ध्यान दें। देखें पहले ये आंसर आया था 2KQP/r3। बिल्कुल वही आंसर अभी भी आ रहा है, मतलब ये मेथड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक निगेटिव साइन भी आ रहा है, निगेटिव साइन। इस निगेटिव साइन का अपना इंपॉर्टेंस है। ये निगेटिव साइन भी कुछ बता रहा है। ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो नेट फोर्स है और डाइपोल मोमेंट है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये निगेटिव साइन से पता चल रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं डाइपोल पे, और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, ये दोनों वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब चेक करके देख लो। देखो इस पे, ये हमने पहले देखा कि ये फोर्स बड़ा है,
ये बड़ा है, तो इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स है वो डेफिनेटली इधर लग रहा है, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इधर। तो आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट इधर है और नेट फोर्स इधर है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव साइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है। ये सिर्फ डाइपोल पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन बता देता है, आपको डायरेक्शन बता देता है। इनफैक्ट इस फॉर्मूले को आप एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हो, इसकी और फील ले सकते हो। जैसे सपोज करो यूनिफॉर्म फील्ड है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो हमें पता है तब तो डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो इस फॉर्मूले से हम निकालें तो क्या आता है, तो इस फॉर्मूले से आप निकालोगे एफ नेट इक्वल्स टू डीई बाई डी आर इंटू पी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो देखो 0 ही आया, तो यानी यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी शुड रिमेंबर। ये एग्जांपल देखते हैं कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए। ये एक इनफाइनाइट रॉड है, चार्ज रॉड है, रॉड शीट नहीं है, रॉड है, उस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उससे r डिस्टेंस पे ये डाइपोल रखा हुआ है। हमें बताना है नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, दैट इज अ क्वेश्चन। इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब जो मैंने अभी आपको सिखाया है। तो नेट फोर्स हम लिख लेंगे डीई बाई डी आर इंटू पी। ई जो है, ई इस रॉड के कारण की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। सही है, तो वो हमने लिख लिया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो you'll get -2k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर टू पी। तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज द आंसर, सिंपल, एक लाइन में। और ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये फोर्स वेक्टर और पी वेक्टर अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि डाइपोल अगर इधर की तरफ लगा हुआ है, इधर की तरफ डाइपोल वेक्टर आप देखें तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा। सही है, बड़ा सिंपल सा है। इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जो टीडीएस वाला मेथड था। उसमें क्या करेंगे आपकी, यहां पे चार्ज लेंगे निगेटिव, यहां पे चार्ज लेंगे पॉजिटिव, और फिर दोनों पे फोर्स निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैथ्स लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, तब भी यही आंसर आएगा। हालांकि उस मेथड से फील ज्यादा आती है और इसमें थोड़ी कम फील आती है, बट एनीवेज दिस इज द इजियर वे टू कैलकुलेट। ये सिचुएशन देखें, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक डाइपोल मोमेंट P1 इधर है और ये P2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। देखिए ये जो डाइपोल है वो इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा नहीं, तो ये जो डाइपोल है उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा, वही फोर्स हमें निकालना है, फोर्स ऑन P2, फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1, ड्यू टू P1। सब कैसे निकालेंगे, देखो वही मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि नेट फोर्स जो है डाइपोल पे निकालने के लिए वील यूज दिस फॉर्मूला डीई बाई डी आर इंटू P2 इस पे फोर्स निकालना है ना, तो ये वाला डाइपोल लिखेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लिखेंगे, वो इसके कारण की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इसके कारण की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे हम 2k P1 अपॉन आर क्यू, ऐसे कुछ। ये आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है वो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एक्सिस पे। तो एक्सिस का फॉर्मूला हम इसलिए ले रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो डाइपोल है वो इसके एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्सिस पे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, आप डिफरेंशिएट करोगे तो यूल गेट -6k P1 P2 अपॉन आर क्यू, ये आ जाएगा, दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज द फोर्स ऑन, दिस इज द फोर्स ऑन P2। और ये माइनस साइन का मतलब क्या है ये तो आप समझते ही हैं। इसी में अगर उल्टा क्वेश्चन होता, मतलब क्वेश्चन होता फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2, तो पहले हमने निकाला फोर्स ऑन P2, मतलब इस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब हम ये निकालते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है P1 पे P2 के कारण, तो क्या आता, आपको क्या लगता है, यही आंसर आता, यही आंसर आता 6k P1 P2 बाई आर क्यू, मैग्नीट्यूड बाई यही आंसर आता। क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही बोलता है ना कि ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी यही आंसर आता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।